अकबर इलाहाबादी का वो शेर मुझे याद आ रहा है कि लिखा पढ़ना पड़ा है टाइप का, लिखा पढ़ना पड़ा है टाइप का, पानी पीना पड़ा है पाइप का। अभी टाइप पाइप से मदारिस का जो निसाब उसमें तब्दीली आनी चाहिए। नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास जहाँ जाता रहा। मामला ये नहीं कि हमने जो कुछ खोया वो खोया है, हमें ये एहसास भी नहीं है कि टेक्नोलॉजी के जहाँ बहुत से फवाइद हैं तो नुकसानात भी हैं। तो नुकसानात से बचते हुए स्टूडेंट्स वगैरह जो हैं उससे सही फायदा आजकल बहुत चलता है, बजाय खुद लिखने के आदमी चैट जीपीटी से लिखवा लेता है, या इसी तरीके से जो है ट्रांसलेट करने के बजाय उसे ट्रांसलेशन कर। आपके पास कैसे इंशा की सलाहियत है? ये जो तकसीम है ये बिला सबब हमें क्या इक़दाम करने चाहिए कि हम उर्दू अदब को उसकी असल जगह दे सकें, और यही चीज हमें एहसास कमतरी में मुब्तला करती है। मैं कहता रहा हूँ क्या हम फोकियत देंगे या लखनऊ को उर्दू अदब के अतबार। हिंदी अहया परस्ती का जो दौर शुरू हुआ, जैसे हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, वो जो नारे लगे वो ऐसा नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के हमारे मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा उर्दू अदब की खिदमत और इल्मी मैदान की जस्तजू में गुजारा है। उर्दू ज़ुबान और अदब पर गहरी नज़र रखते हैं और एक बेहतरीन कलमकार भी हैं। तहकीक व तनकीद, सियासी, समाजी और सकाफ़ती अफ़कार व ख़यालात पर इनके मज़ामीन आते रहते हैं और साथ ही दीनी उलूम पर भी ख़ास मारिफत रखते हैं। आपका नाम है जनाब सैफ अज़हर साहब। आप जामिया मिल्लिया से PhD कर रहे हैं। यह हमारे लिए खुशी और एजाज़ की बात है कि आज वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये गुफ्तगू हमारे लिए इल्म आगही का ख़जाना साबित होगी और आप सब नाजरीन भी इससे ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। सैफ अज़हर साहब, आपका रहबर स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। शुक्रिया। और सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपनी तालीमी सरगर्मियों के बारे में कुछ बताएं। मेरा तो वैसे मदरसा ही पस मंज़र है हमारा। मदरसे में जामिया सलफ़िया और से आलमियत हुई हमारी, और फजीलत जो है जामिया फैज़ आम मऊ से है, और उसके बाद ग्रेजुएशन, मास्टर्स और BEd और अभी PhD का जो सिलसिला है वो जामिया से चल रहा है। फरागत के बाद आपने किस चीज़ में, आप किस डिपार्टमेंट में आपने एडमिशन लिया था? मैं जामिया में उर्दू डिपार्टमेंट से मैं वाबस्ता हुआ। ये गालिबन 2015 में उर्दू डिपार्टमेंट में हमने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था, और तब से अभी तक जो है यहीं उर्दू डिपार्टमेंट में और फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही हमारी सारी तालीम हुई। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप उर्दू अदब की इब्तिदा और मौजूदा हालत क्या है उसकी, उर्दू अदब की, उसके सिलसिले में कुछ बातें आप जिक्र करें। उर्दू के हवाले से अगर बात करें कि उर्दू जैसे इसकी इब्तिदा, तो खैर सबको पता है कि करीब करीब जब मुसलमान हिंदुस्तान में आए, ये 11वीं 12वीं सदी के आसपास, तो उसी दौर में उर्दू की जो है एक होएला तैयार होना शुरू हुआ, और ये धीरे धीरे जो है आकर के 18वीं सदी में अपने एक उभर करके एक ज़बान की हैसियत से सामने आई है। उर्दू के साथ जो इसकी खूबी है वही इसकी परेशानी भी है, या कह लीजिए इसकी कमी भी है। अब आप देखिएगा कि कभी उर्दू जो है बहैसियत जो है सरकारी ज़बान मुग़ल दौर में भी नहीं रही। इसने जो है सूफिया के साथ और जो यहाँ पे दीगर लोग थे, ख़ास करके आम बोलचाल के लोग, बोलने चाल, उन्हीं के साथ ये चलती रही। दक्कन के शोरा ने, दक्कन के लोगों ने, दक्कन की इस तरफ के लोगों ने इसको में परवान चढ़ाया। 17वीं सदी में, 16वीं सदी में उनका बड़ा किरदार रहा है। धीरे धीरे ये पली बढ़ी है शुमाली हिंद में और जनूबी हिंद में, दोनों तरफ जो है इसने वक्तन फ़वक्तन अपना जो है सब लोगों ने उसमें अपना हिस्सा डाला है, और धीरे धीरे ये तरक्की करते करते 18वीं सदी में एक ज़बान की हैसियत से उभर करके आई। फिर उसके बाद मीर गालिब का दौर आता है। तो इस तरीके से जैसा कि 18 या 19वीं सदी को हम जब देखते हैं तो उस वक्त उर्दू अपने उरूज पर था, उर्दू अदब, लेकिन धीरे धीरे ऐसा क्या हुआ कि उर्दू अदब या उर्दू ज़ुबान ज़वाल पजीर होने लगी? देखिए, ज़बान हो या कोई तहजीब हो या कोई और भी चीज़ ले लीजिए, इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। जो उसके बोलने वाले हैं या जो उसके साथ वाबस्ता हैं, वो उसके साथ कैसा रवैया अख्तियार करते हैं। उर्दू बुनियादी तौर पर आप देखेंगे कि दिल्ली के आसपास में ये ज़्यादा तरक्की पजीर रही है। उसकी वजह यही है कि यहाँ की जो खड़ी बोली आसपास की थी, जैसे हरियाणवी
उसी से ये तैयार हुई थी। और फिर दिल्ली के लोगों ने इसे अपने ज़बान का हिस्सा बना लिया और दिल्ली की ज़बान ही मेयारी ज़बान तस्लीम की जाती थी। एक ज़माने में दबिस्तान लखनऊ हुआ, जैसे दबिस्तान दिल्ली था वैसे दबिस्तान लखनऊ हुआ, लेकिन जो मुसल्लम हैसियत दिल्ली की थी वो और किसी दबिस्तान की उस तरह से नहीं रही। अब आप देखिएगा कि इसी दबिस्तान में बड़े बड़े शोरा और बड़े बड़े लोग जो है उर्दू के पैदा हुए हैं। देखिए, जब तक जो है लोगों ने इस ज़बान को अपना समझा तब तक इस ज़बान ने तरक्की की, और फिर उसके बाद हालात उर्दू के लिए इस तरीके से साजगार नहीं रहे कि तकसीम का जो हिंदुस्तान में मरहला आया उसने उर्दू को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। और उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हुआ कि भाई कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, हिंदुस्तान आ गए। उसमें सबसे ज़्यादा ये हुआ कि पहले, आज भी आप देखिएगा, कोई भी आदमी आप बोलिएगा, जो लोग कहते हैं कि भाई मैं हिंदी बोलता हूँ, उनसे भी बात कीजिए तो ये नहीं कहेंगे कि मैं बहुत अच्छा मनुष्य हूँ या वो कोई बहुत अच्छा मनुष्य, वो भी कहेंगे कि वो बहुत अच्छा आदमी है या इंसान है, यही कहेंगे। जाहिर है ये उर्दू का लफ्ज़ है और ये उर्दू जुमला है पूरा पूरा। लेकिन हुआ ये कि 47 के बाद जब हिंदी अहया परस्ती का जो दौर शुरू हुआ, जैसे हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, वो जो नारे लगे, वो ऐसा नहीं था सिर्फ, उसमें ये कहीं जो उस सारी सियासत के चक्कर में ये उर्दू बहुत दबी और एक करारा इस पे वार कह लीजिए एक तरीके से, या एक कह लीजिए कि इस पे प्रहार या हमला जो हुआ वो पाकिस्तान में इसको सरकारी ज़बान की हैसियत से तस्लीम कर लिया जाना। दिल्ली को हम फोकियत देंगे या लखनऊ को उर्दू अदब के एतबार से? देखिए, अब जो है उर्दू का कोई दबिस्तान नहीं बचा है। और पहली बात जो आपने वो कही कि तरजीह वाली बात नहीं हो सकती, जैसे दोनों तीनों असबाब और जो मैंने बताए उसमें तक़सीम हिंद भी एक बड़ा सबब है, लेकिन यह है कि सबसे बड़ा सबब नहीं है, वो एक बड़ा सबब है। असल बात यह है कि तक़सीम हिंद तक भी आप देखिए तो उर्दू ऐसा नहीं है, उर्दू की एक बहुत बड़ी आबादी थी, उर्दू एक बोलने वाले थे। और आप ऐसे नहीं कह सकते, तक़सीम हिंद के बाद भी आप देखिएगा कि लखनऊ हो, दिल्ली हो, कहीं भी दिल्ली की दूसरी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज, और यूपी की, इसी तरीके से आपकी देखिए बंगाल की, और क्या नाम है तेलंगाना की, कश्मीर की, ये सबकी जो है बहुत दिनों तक तो कश्मीर की पहली लैंग्वेज रही है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ये दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज रही है। तो इसे नहीं कह सकते कि जो है सारा कुछ तक़सीम हिंद से ही हुआ है, लेकिन हाँ बहुत कुछ तक़सीम हिंद से। और रही बात जो कि दबिस्तान का ताल्लुक कि दिल्ली का या लखनऊ का, तो लखनऊ और दिल्ली के जो दबिस्तान की सूरत हाल थी, आप देखिएगा कि ये दबिस्तान जो बनने शुरू हुए हैं औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात 1707 के बाद बनने शुरू हुए हैं, और उसके बाद जो है कुछ ही दिनों तक रहा, लेकिन 1857 के बाद ये दबिस्तान सारे खत्म होते चले। क्योंकि देखिए दबिस्तानों को जो परवरिश दे रहे थे, जो पाल रहे थे, उसमें ज़्यादातर नवाब, राजे, ये सब लोग थे। और जाहिर 1857 के बाद जो है इनके इक़्तिदार चले गए तो वो चीज़ें रही नहीं। अब उर्दू एक फैली हुई ज़बान है, पूरे हिंदुस्तान में अवामी ज़बान है, बोली जा रही। माफ़ी चाहूँगा, आपने दिल्ली और लखनऊ के साथ दबिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जी। ये दबिस्तान जो लफ्ज़ है मुझे लगता है बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, तो दबिस्तान का जो लफ्ज़ है इसको एक्सप्लेन थोड़ा कर देते तो अच्छा होता। ये फ़ारसी का लफ्ज़ है बुनियादी तौर पर, और इसका मतलब है स्कूल। और वो स्कूल इस हैसियत से कि जैसे वहाँ की लखनऊ की जो शायरी थी या दिल्ली की जो ज़बान थी, दिल्ली की शायरी थी, उस सब की अपनी कुछ ख़ास रसूमियात थे, कुछ ख़ास जो है उनका अपना कस्टम था एक तरीके से। कुछ जैसे मान लिया जाए कुछ अल्फाज को लखनऊ वाले मुज़क्कर और दिल्ली वाले मुअन्नस, या वहाँ के मुअन्नस यहाँ का मुज़क्कर, उनके यहाँ इस्तेमाल का तरीका कुछ और, यहाँ इस्तेमाल का तरीका कुछ और। जैसे आप जाएंगे तो ग्रामर में तो रियायत लफ्ज़ी ज़्यादा इस्तेमाल, वहाँ बेजा जो है मुबालगे और बहुत सी चीज़ें हैं मजमून की सतह पर, तो वो कुछ अपनी खूबियाँ थी। उसी की बुनियाद पर एक स्कूल जिसे कह सकते हैं उन्होंने बना लिया था कि हमारा स्कूल ऑफ थॉट है उर्दू अदब के हवाले से। सैफ साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये उर्दू अदब जो है, उर्दू ज़ुबान, आजकल इसको सिर्फ शायरी और महफ़िलों की ज़ुबान समझी जाती है, तो हमें क्या इक़दामात करने चाहिए कि हम उर्दू अदब को उसकी असल जगह दे सकें? हाँ, ये बात तो ठीक है। देखिए, आपने सवाल ठीक किया है। इस सिलसिले में सरदार जाफ़री का मुझे एक जुमला याद आता है। सरदार जाफ़री, ज़ाहिर है उर्दू में लिटरेचर में हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा अवार्ड है लिटरेचर का,
ज्ञानपीठ अवार्ड उर्दू में 4 लोगों को मिला है, उसमें से सरदार जाफरी को भी एक मिला है। तो सरदार जाफरी ने कहा था कि उर्दू के साथ सबसे बड़ा मसला यही है कि जो है उसको महफिल की ज़बान समझ लिया गया है। उसके नाम सुनते ही लोगों के जहन में गज़लें आती हैं, उसका नाम सुनते ही लोगों के जहन में फिल्मों के गाने आते हैं। ये जो है सबसे बड़ी तकलीफदेह बात है। अच्छा, ऐसा नहीं था उर्दू के साथ हमेशा। मैं आपको इस की मिसाल देना चाहूँगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के 1917 और 18 के आसपास कायम हुई है और उसमें बड़े अच्छे अच्छे लोगों ने काम किया है। वहीदुद्दीन सलीम हुए और क्या नाम है आपके जोश मलियाबादी और बड़े मार्के के लोगों ने इसमें काम किया है। उसमें आप देखिएगा इंजीनियरिंग होती थी और डॉक्टरेट की पढ़ाई होती थी, आप जो है हर तरह की जो है लॉ की पढ़ाई होती थी और सब उर्दू में। और उन्होंने बाकायदा निज़ाम हैदराबाद ने ऐसा उसमें इंतज़ाम किया था कि वो सारे तराजिम कराते थे और तराजिम करा के अपने यहाँ, मैंने तो खुद अपने बचपन में ऐसे डॉक्टर्स देखे हैं जो वहाँ के पढ़े हुए थे और बाकायदा उर्दू में लिखते थे। दवाएं जो है नुस्खे वो उर्दू में लिखा करते थे। तो ऐसा नहीं है कि उर्दू ज़बान जो है सिर्फ इसी की ज़बान है। हुआ ये कि जो हमारे यहाँ एक बड़ा हादसा है, अब कहा नहीं, जब निज़ाम हैदराबाद पे सरदार पटेल ने चढ़ाई की तो उसके बाद वहाँ की लाइब्रेरी जला दी गई और उसमें बहुत सारी इस्तिलाहात, किताबें, वो सब जो है ख़त्म हो गई। तो और आज उस यूनिवर्सिटी का हालम ये है कि जो यूनिवर्सिटी उर्दू के लिए बनी थी, जिसमें मौलवी अब्दुल हक जैसा शख्स ने काम किया है, जो यूनिवर्सिटी उर्दू के लिए बनी थी, आज उसमें आलम यह है कि उसके उर्दू डिपार्टमेंट में एक भी परमानेंट टीचर नहीं है। तो ये ऐसा सिर्फ ये नहीं कि उर्दू जो है उसकी ज़बान थी, उर्दू ने बताइए हमें कि उर्दू का बाकायदा ये प्रैक्टिस हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते कि भाई डॉक्टरेट की पढ़ाई इसमें नहीं हो सकती है, आप इसमें लॉ की पढ़ाई नहीं हो सकती, इसमें इंजीनियरिंग नहीं हो सकती या कोई और ज़बान नहीं हो सकती है, क्योंकि इसको जो है पढ़ा करके दिखाया गया है। और ऐसा नहीं है, जब मौलवी अब्दुल हक साहब चले गए पाकिस्तान तो उन्होंने बाकायदा वहाँ जाके लॉ कॉलेज कायम किया, वहाँ पे जाके जो है मेडिकल कॉलेज कायम किया और तरह तरह कई सारे कॉलेज कायम किए उन्होंने और सिर्फ उर्दू में कायम किए और वहाँ तालीम होती है। आज भी वहाँ कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो उर्दू में ऐसा नहीं कि सिर्फ उर्दू इसकी ज़बान है, वह ये है कि हमने इस ज़बान को ऐसा बना दिया है ये, और हम ऐसा, हमारा एक जहनी तस्वुर बन गया, जबकि ऐसा है नहीं। सैफ साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये उर्दू ज़ुबान क्या अब भी मदारिस में अच्छे लेवल पे पाई जाती है या वो मदारिस से भी ख़त्म हो गई है? देखिए, अगर ईमानदारी से और सच बोलूं तो बात यह है कि उर्दू जो बची हुई है वो मदारिस से ही बची हुई है। मदारिस ने एज अ मीडियम अपनाया है उसको। उनके यहाँ आप भी देखिएगा कि ज़्यादातर, ऐसा नहीं, बहुत से कम मदारिस आपको मिलेंगे। रजिस्टर्ड मदारिस वैसे हिंदुस्तान में करीब करीब 20-30 हज़ार है और उससे ज़्यादा होंगे ये पता नहीं, लेकिन जो है 20 से 30 हज़ार के आसपास रजिस्टर्ड है। आप बड़े से बड़े मदारिस में चले जाइए, आपको आलमियत तक की, कम से कम आलमियत तक की तालीम जो होती है वो उसमें मीडियम जो है उर्दू है। तब आप बताइए कि जब एक बच्चे को, किसी भी बच्चे को एज अ मीडियम जो है उर्दू 10 साल 12 साल पढ़ाई जाएगी तो ज़बान का माहिर ही निकलेगा। ऐसा स्कूलों में नहीं। आप जाके स्कूलों की हालत, तो मैं भी स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं जानता हूँ कि स्कूलों की सूरत हाल क्या है। दिल्ली जैसे, जहाँ दिल्ली में इस उर्दू जो गढ़ है, मानी जा रही थी कि उर्दू का दिल्ली मानी जाती है कि उर्दू की गढ़ है, लेकिन इस दिल्ली के में आप आलम यह है कि आपको 12वीं पास करके निकलने वाले जो सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट उर्दू पढ़ते हैं, उनमें भी ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं कि उनके इमला दुरुस्त नहीं है। ये आलम है। और इसी तरह मैं पूछना चाहूँगा कि जो मदरसे हैं आजकल, ख़ासकर जो देहात की तरफ हैं, उनका जो निसाब है वो जदीद उलूम पर मबनी नहीं है, तो क्या मदारिस का जो निसाब उसमें तब्दीली आनी चाहिए? देखिए, ये तो आपने जो सवाल किया है, मुझे लगता है इसके सिलसिले में जो बात उठनी चाहिए वो मदारिस के अंदर से उठे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन फिर भी कुछ बातें आपने जो सवाल किया है तो कहना चाहिए, और कहना, क्योंकि हम लोग भी कभी मदरसे के तालिब इल्म थे और हमने भी मदरसे में एक अच्छी खासी उम्र गुजारी है। देखिए, कोई दुनिया का जो नेचर है, दुनिया की जो फितरत है, उसमें तब्दीली है और
आप जब वक्त के साथ तब्दील नहीं होते, अरबी का बड़ा खास मकूला है, मदारिस में इस्तेमाल भी होता है कि अगर आप वक्त को नहीं काटते तो वक्त आपको काट देता है। तो वक्त को काटने का सिर्फ यही मफहूम नहीं है कि जो है आप जो है वक्त को वक्त से बाउंड होकर के सारा काम करें। उसका मतलब ये भी है कि जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं, जिस तरीके से ज़रूरतें बदल रही हैं, उसी तरीके से आप अपने आप को भी तब्दील कीजिए। क्या हमारे यहाँ तब्दीलियाँ नहीं आई? अब आप देखिए कि एक ज़माने में फ़ारसी का बड़ा रिवाज था मदारिस में, लेकिन आज हिंदुस्तान के बेशतर मदारिस में फ़ारसी करीब करीब निकाल दी गई। एक ज़माने में आप देखिएगा कि हमारे यहाँ इंग्लिश और मैथ वगैरह मदारिस में नहीं थी, लेकिन ज़रूरतें समझी मदारिस ने, और फिर उन्होंने इंग्लिश, मैथ और बहुत से लोगों ने एनसीईआरटी भी दाखिल किया। तो ये वक्त और हालात के तहत तब्दीलियाँ हुई हैं। असल मामला क्या है कि हमारे यहाँ जो मदारिस में तब्दीलियाँ हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि मदारिस ने अपने आप को बदला नहीं है, उन्होंने तब्दील किया है, लेकिन जो चीज़ें 20 साल पहले होनी चाहिए, 30 साल पहले होनी चाहिए, वो आज की जा रही हैं। और इसी तरीके से जो आज होनी चाहिए वो मुझे लगता है 10 साल 20 साल बाद होंगी। इसीलिए हमारे बच्चों को जो फ़ायदा होना चाहिए वो हो नहीं। सुनने में आता है कि लोग ये भी कहते हैं कि ये उर्दू ज़ुबान जो है ये सिर्फ मुसलमानों की ज़ुबान है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ी गलतफहमी का नतीजा है कि आप किसी भी ज़बान को किसी मज़हब से जोड़ दें। मुझे अख्तरुल वासी साहब का एक जुमला, वो जो बारहा कहा करते हैं, वो याद आता है कि मज़हब जो है वो ज़ुबान का मुहताज है। आप जब देखिएगा कोई भी, जाहिर है आपको अपने मजहबी इजहार के लिए, इस्लाम को अपने मजहबी इजहार के लिए अरबी का सहारा लेना पड़ा। हिंदू मत को अपने मजहबी इजहार के लिए संस्कृत का सहारा लेना पड़ा, बुद्ध मत को प्राकृत का। ऐसे ही दुनिया के देखिए दीगर मज़ाहिब जितने भी हैं, सबको किसी न किसी मजहब का सहारा लेना पड़ा, जबकि ज़बान को किसी मजहब का सहारा नहीं लेना पड़ा। ये अलग बात है कि कुछ दिनों तक बोलते चालते उसके लफ्ज़ियात, उसकी इस्तिलाहात इस तरीके से किसी ज़बान में राइज हो जाती हैं कि आप उसको एक मज़हब का लाजिम और मलजूम हिस्सा समझ लेते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से ज़बान जो है, कोई भी ज़बान किसी मज़हब से कैसे जुड़ जाती है। थोड़ा सा हो सकता है आपको अजीब सी लगे ये मिसाल, लेकिन मैं मजबूर हूँ देने के लिए कि अगर आपसे कोई कहे कि मैंने एक बापर्दा खातून देखी, तो आपके जहन में पहला तस्वुर यही आएगा कि भाई कोई मुस्लिम लड़की होगी, ठीक है, और वो जो है उसने एक बुर्का पहन रखा होगा या कम से कम हिजाब डाल रखा होगा। आपके जहन में कभी भी करीना कपूर का तस्वुर नहीं आएगा। बापर्दा खातून कहने से कभी नहीं तस्वुर आ सकता है, क्योंकि वो तस्वुर उसी लड़की का आएगा जो एक, क्योंकि अब इस तरीके से देखें मजहबी तस्वुरात वाबस्ता हो जाती हैं। सैफ साहब, जैसा कि आजकल देखा जा रहा है कि उर्दू ज़ुबान और हिंदी ज़ुबान को लेकर आपस में हिंदुस्तान में एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है, तो इसके बारे में आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये तो मामला ही अगर देखा जाए तो बहुत फुसफुसा सा है, क्योंकि ये लड़ाई की कोई बुनियाद ही नहीं है, और देखा जाए तो लड़ाई की बुनियाद भी है। एक सवाल यहाँ पे बनता है कि ज़रा तसव्वुर करके देखिए कि हिंदी और उर्दू के नाम पे तो लड़ाया जाता है, लेकिन कभी इंग्लिश और उर्दू के नाम पे क्यों नहीं लड़ाया जाता? अगर हम ये मान लेते हैं कि हिंदी हिंदुओं की ज़बान है या उर्दू मुसलमानों की ज़बान है, इस नाते लड़ाइयाँ होती हैं, तो इससे किसे इनकार है कि इंग्लिश ईसाइयों की ज़बान नहीं है? क्या हर ईसाई इंग्लिश नहीं बोलता है, या उनके मजहबी टेक्स्ट जो है इंग्लिश में नहीं है? ज़्यादातर बड़ी आबादी ईसाइयों की इंग्लिश बोलती है, तो अब आप उसको कैसे, या हिब्रू यहूदी बोलते हैं, तो क्या हिब्रू के नाम पे कोई लड़ाई होती है दुनिया में, या अरबी के नाम पे? हाँ, ये हो सकता है अरब वर्सेस कोई और, लेकिन वो पहले हुआ करती थी, आज के ज़माने में तो इस तरीके से नहीं। मामला क्या है असल में, मैं आपको बताऊं कि आपको इसका थोड़ा सा तारीख में जाना पड़ेगा। 1799 में टीपू सुल्तान को एक जंग में मारा गया और अंग्रेज़ों ने मारा। 1800 में उसके एक साल बाद, यानी उन्हीं की पहली बरसी पर एक कॉलेज कायम किया अंग्रेज़ों ने, फोर्ट विलियम कॉलेज, और उसमें जो है उन्होंने 3 लैंग्वेजेस को
बढ़ावा देने के लिए या लैंग्वेजेस के तराजिम कराने के लिए या उसमें मवाद तैयार करने के लिए बहुत सारे लोगों को हायर किया और बाकायदा कॉलेज कायम किया। उसमें एक शोबा था, ये भी था, और उसमें असल में उसका हिंदुस्तानी ज़बानों में ही तालीम का मामला था उसमें सारा। उन्होंने 1800 ईस्वी में कायम किया, यानी 1 साल बाद टीपू सुल्तान की वफात के उसी दिन, एक बरसी पर। अब आप सोचिए कि फोर्ट विलियम कॉलेज का टीपू सुल्तान शहीद की वफात से क्या ताल्लुक है। अब जब आप इसको समझेंगे तो आपको उर्दू और हिंदी का जो ये हिंदू और मुसलमान का मसला है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप जब देखिएगा कि 11वीं सदी से 12वीं सदी से हिंदुस्तान में जो सरकारी ज़बान, उमरा की ज़बान, शुरफा की ज़बान, रोशा की ज़बान, और ख़ास करके जो हुकूमती सतह के लोग थे उनकी ज़बान थी पर्शियन। किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं था, सबका नुक्ते इत्तेफाक थी वो फारसी ज़बान। जैसे आज इंग्लिश है, सारे लोग अपना आपस में लड़ रहे हैं लेकिन इंग्लिश से किसी को कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही उस वक्त में फारसी से किसी को कोई दिक्कत नहीं। जिसको जॉब पाना था, जिसको कुछ करना था, जिसको क्या नाम है, बादशाहों के करीब होना था, दरबारों में जाना था, सब फारसी सीखते थे। दखल अंदाजी के लिए माफ़ी चाहूँगा, मुझे एक सवाल याद आ रहा है बीच में कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ये लड़ाइयाँ हो रही हैं हिंदुस्तान पर, ये ज़ुबान के नाम पर हो रही हैं, लेकिन वो ज़ुबान की वजह से नहीं बल्कि ये मजहबी तासुब की वजह से हो रही है। क्या ऐसा है? नहीं, देखिए, मामला ये मजहबी तासुब का इसमें मामला नहीं है। मजहबी तासुब तो बाद में बन गया। असल में मामला इसमें अंग्रेजी मफाद है। अंग्रेज जो है, जब मैंने अभी जैसे जिक्र किया कि फोर्ट विलियम कॉलेज उन्होंने कायम किया और उसमें 3 ज़बानों में बहुत सारे मवाद तैयार कराए पढ़ाने लिखाने के लिए। मैंने ये भी आपको बताया था कि एक नुक्ते इत्तेहाद थी हमारे यहाँ फारसी। तो सवाल ये है कि इस फारसी से जिससे जोड़ दिया था यहाँ पे मुस्लिम हुक्मरानों ने, मुग़लों ने यहाँ पे सबको जोड़ दिया था और उसमें किसी को कोई इख्तिलाफात नहीं थे। आम ज़बानें जो हिंदी, उर्दू जिस तरीके से यहाँ पे प्राकृत वगैरह बोली जाती रही थी, सब बोली जाती थी। लेकिन जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने बंगला, हिंदी और उर्दू, ये 3 ज़बानों को तैयार कराया और इसके लोग तैयार किए इन्होंने बाकायदा। अब उसके नाम पर जो है हिंदुस्तान में अलग अलग दीवार खड़े होने शुरू हुए। वहां से चूंकि उनकी पॉलिसी थी कि जो है फूट डालो और राज करो, तो इस बुनियाद यहीं से फिर ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक शक्ल अख्तियार कर गई कि जो है हिंदी हिंदुओं की ज़बान, उर्दू मुसलमानों की ज़बान, और ये बड़ी शक्ल अख्तियार कर गई। अब आप एक चीज़ और बताइए कि जरा सोचिए कि ज़बान के हवाले से हम तो बात मान लें कि भाई पाकिस्तान बढ़ गया, वहाँ की ज़बान हो गई उर्दू और यहाँ की हिंदी हो गई। 1900 में तो उन्होंने बंगाल को बांट दिया। जाहिर है, बंगला एक ज़बान को जिस तरीके से 3 को प्रमोट किया और तीनों की उन्होंने हालत ख़राब कर दी, तीनों बोलने वालों को। तो उनका असल मकसद था बांटना, और आज भी हम उसी पॉलिसी के हिस्सा हैं। और एक चीज़ और है कि आप देखिएगा कि जिस तरीके से ये ज़बानें मुस्तहकम थी, हिंदुस्तान में फारसी जिस तरीके से मुस्तहकम थी, उसको गिराने के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया ये हिंदी, उर्दू और बंगला को। और फिर जब ये बढ़ने लगी तो इनको गिराने के लिए उन्होंने इनको नीचा दिखा करके या इनको नीचे करके अंग्रेजी को थोपने के लिए ये तीनों राइज कर दी, ताकि तीनों अलग अलग बढ़ गए। लेकिन एक नुक्ते इत्तेहाद तो लाना था ना, जो फारसी का खला कायम हुआ था। इन्होंने जब अपनी हुकूमत बनाई तो जो फारसी का खला खत्म हुआ था उसकी जगह इन्होंने इंग्लिश रख दी। आज तक लोग नहीं समझ पाए इस बात को और इसी बात पे लड़ रहे हैं कि हिंदी हिंदुओं की और उर्दू मुसलमानों की। सही बात की तरफ आपने रहनुमाई की। और इसी तरह मैं चाहूँगा कि उर्दू अदब के ताल्लुक से जो बात चल रही है, इसमें आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि उर्दू अदब को फ़रोग़ देने के लिए हमें क्या इक़दाम करने चाहिए? देखिए, बहुत आसान से तरीके हैं। हाँ, देखिए, हर चीज़ में ये बात आमतौर पे जब आती है कि भाई पैसे कहाँ से खर्च किए जाएँ, लेकिन पैसा, और इसमें सबसे जो एतराज़ उठाया जाता है कि उर्दू इसलिए जो है तरक्की पे नहीं है, या उर्दू पढ़ी इसलिए नहीं जा रही है, उर्दू को फ़रोग़ इसलिए हासिल नहीं हो रहा है कि इसमें कोई मुलाज़मत और जो है पैसे का मामला नहीं। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि दुनिया की बहुत सी ज़बानें हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बात कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ आदिवासी बहुत सारे लोग हैं। जंगलों में जो आदिवासी ज़बान बोलते हैं, हू हा वाली जो उनकी ज़बान है, उससे कितने मुलाजमत मिलती है, उससे कितने पैसे मिलते हैं।
तमिल से, मलयालम से, कन्नड़ से कितने पैसे, कितनी मुलाजिमतें मिलती हैं। अगर सवाल उर्दू पे है कि मुलाजिमत नहीं मिलती इसलिए उर्दू की तरफ, अब आता हूँ उस बात पे कि हम क्या कर सकते हैं कि उर्दू की तरक्की हो और जो है उर्दू के साथ उर्दू और फरोग पाए। सबसे पहली बात जो उसके सरकारी हुकूक हैं, आईनी हुकूक हैं, वो दिलाए जाएं। सिर्फ ये नहीं कि जो है आपने कह दिया भाई कि यूपी में आपको पता है 1989 से उर्दू दूसरी सरकारी जबान है, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो अब आप देखिएगा यूपी में तो बहुत सी जगहों पे, स्टेशनों पे भी उर्दू नहीं मिलेगी कि लिखा हुआ मिल जाए, और लिखी हुई होगी तो ऐसी सूरत में लिखी हुई है कि अल्लाह की पनाह। तो अब ऐसे हालात में आप बताइए कि कौन सा आपने दूसरी सरकारी जबान का दर्जा देकर के क्या कर लिया। तेलंगाना में है, और आपका जो है मैंने अभी बताया कि कश्मीर में है, और कई दिल्ली में है। तो इस तरीके से सारी जगहों पर जब तक जो इनके आईनी हुकूक दिए गए हैं वो नाफिज नहीं होंगे, वो मसला। अच्छा, एक इसी तरीके से मुसलमानों को जो एक और बात है, अकलियतों को जो अकलियत में जब बात की जाती है तो उसमें सारी चीज़ें आती हैं। वो अकलियत जो अकलियती हुकूक हैं, जो फंडामेंटल राइट हैं, कि अकलियतों के हुकूक में सिर्फ मजहबी अकलियत नहीं होती है, ज़बान की अकलियत होती है, तहजीब की अकलियतें होती हैं, शनाख्त की अकलियतें, सारी चीज़ें। तो ऐसे मामले में सवाल ये है कि ये उर्दू ज़बान जब एक ज़बानी अकलियत में है तो इसके लिए इसकी अकलियतें जिसके बोलने वाले हैं, इन्होंने इसके लिए कितने इदारे कायम किए, इन्होंने इसके हुकूक के लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ी। सिर्फ सरकार को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा देना ये वो नहीं है। सरकारें तो खैर करती ही हैं, कौन आदमी है जो पैसा निकालना चाहता है बाप के अलावा? कोई भी पैसा नहीं निकालना चाहता है, लेकिन यह है कि आपको उसके लिए कोशिशें करनी होती है। अब आज आप देखिए, पूरे देश में, पूरे मुल्क में आप चले जाइए, जगह जगह की उर्दू अकेडमियां जिनको फ़आल होकर के काम करना चाहिए था, ज़्यादातर के पास मुलाजिम नहीं है, उनके प्रोग्राम नहीं चल रहे हैं। इसके लिए कौन लड़ाइयाँ लड़ेगा भाई? अगर आप मानते हो कि उर्दू हमारी बहैसियत अकलियत एक ज़बान है तो आप उसके लिए लड़ाइयाँ क्यों नहीं लड़ रहे? इसके अलावा अगर आप और किसी हवाले से इसकी तरक्की चाहते हैं कि उर्दू ज़बान फ़रोग पाए, तो अब जाहिर है आप देखते हैं कि AI का दौर है। AI के दौर में हर कोई चैटबॉट बना रहा है, इंग्लिश के लिए बना हुआ है, फ्रेंच के लिए बना हुआ है, हर ज़बानों के लिए बना है। उर्दू वाले क्यों नहीं बनाते? बिल्कुल उर्दू वालों को बनाना चाहिए। इतने हिंदुस्तान में इतनी अकेडमियाँ काम करती हैं, इतने NCPL है और बहुत से इदारे हैं जो उर्दू के लिए काम करते हैं। प्राइवेट फंडिंग किसके जरिए से बनाया जा सकता है? सरकारी फंडिंग तो अपनी जगह पे है ही, प्राइवेट फंडिंग के साथ अगर ये बताया जाए कि हमारा प्रोजेक्ट ये है कि हम उर्दू सिखाने के लिए, जिसमें वो बाकायदा बोल चाल के उर्दू सिखाया, जिसमें दूसरी जबानों से तमाम, जी बिल्कुल, तो इस तरीके का हो सकता है। इसके अलावा हम जो है मल्टीनेशनल कंपनीज, हिंदुस्तान में आप जब कहते हो कि 20 करोड़ मुसलमान हैं, हम मान लेते हैं कि 10 करोड़ उर्दू बोलने वाले हैं या 15 करोड़ उर्दू बोलने वाले हैं हिंदुस्तान में, तो क्या 15 करोड़ कोई सामान नहीं खरीदते हैं? पूरी चिप्स नहीं खरीदते हैं? तो चिप्स पे उर्दू लिखा हुआ क्यों नहीं आता? ये इन कंपनियों के पास आप कौन जाएगा बताएगा कि भाई हम आपके कंज्यूमर हैं तो आप हमारी जबान में क्यों नहीं लिखते? इन सबको बताना होगा, जाके इनसे मुआहदे करने होंगे, या चलिए अकेडमियां चली जाएं कि कोई बात नहीं, आपके पास कोई लिखने वाला नहीं है, हम एक लिखने वाला आपको देंगे, आप अपनी कंपनी में उसको रखिए, उर्दू आपको जो लिखवाना है इससे लिखवाइए। बहुत बेहतरीन तरीका। तो ये सारी चीजें, जहां देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि ये दिखने का दौर है। आप बचपन में आपने सुना होगा कि कोको कोला मतलब ठंडा, मतलब कोको कोला। भाई हमारी ठंडाई क्या थी? हमारे यहाँ जो ठंडाई, लस्सी, ये चीजें ठंडा नहीं था। लेकिन जब हमने बार बार सुना कि कोको कोला मतलब ठंडा, तो हम आज भी ठंडा जब कोई कहता है तो हमारे दिमाग में आता है कोको कोला, पेप्सी, यही सब आती है चीजें। आप उर्दू को बार बार दिखाइए, उसकी अहमियत बढ़ेगी। और ये उसी से होगा जब आप चिप्स के पैकेट पे, बिस्किट के पैकेट पे और हर सामान पे, थैले पे जब आपको दिखाई देंगे, और मल्टीनेशनल कंपनी आराम से कर देंगी, उनको हिंदू मुसलमान से कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो कंज्यूमर चाहिए। आमतौर पर देखा जाता है कि उर्दू जुबान से जो वाबस्ता लोग हैं वो एहसास कमतरी के शिकार हैं। असल में मामला ये है कि उर्दू वालों की सिर्फ बात नहीं, हमारे यहाँ जब मगरबी तहजीब हावी हुई तो अच्छे अच्छे लोग एहसास कमतरी के शिकार हो गए, और दुनिया में कहीं भी होता है। मैं आपको एक बताता हूँ कि जब अरब तरक्की पर थे, जब बैतुल हिकमा वगैरह, हारून रशीद वगैरह के दौर में, मोहम्मद रशीद वगैरह के दौर में, उस टाइम पे अंग्रेज इसी तरीके से जो है एहसास कमतरी के शिकार थे, और वो वहां पहुंच के बगदाद में बाकायदा अपने आप को वो अरबी लिबास पहन करके
अपने आप को फख्र महसूस करते थे और उसी वही ज़बान, अरबी ज़बान बोल के फख्र महसूस करते थे। मामला ये है कि जब फातेह कौम कोई भी आप पे हावी हो जाती है, आपके ज़हन और दिमाग पे, तो आपके साथ ये होता है। आप अपने आप को फातेह कौम को हावी नहीं, असल में देखिए क्या है, मैं इसकी मिसाल आपको जापान को दूँ। जापान पे जब बम गिराए गए हिरोशिमा और उस सब पे, उसके बाद मुआहदे हुए, तो जापान ने मुआहदों में ये चीज़ शामिल की थी कि आप देखिए कुछ भी कीजिएगा, हमारी ज़बान और कल्चर से छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा। आज वहाँ कोई एहसास कमतरी का शिकार है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा, मैं तो कहता हूँ कि हम जो है अंग्रेज़ों के गुलाम 1857 में नहीं हुए थे या 1700 में टीपू सुल्तान के बाद नहीं हुए थे, 1799 में। हम असल गुलाम उस दिन हुए हैं हिंदुस्तान में जिस दिन ये देश आज़ाद हुआ, क्योंकि गुलाम वो चले गए। हुआ ये कि उस दौर में 1857 से पहले या 1947 से पहले जब तक अंग्रेज थे तो हम ये महसूस करते थे कि हम गुलाम हैं, लेकिन 1947 के बाद हम ये महसूस ही नहीं कर रहे कि हम गुलाम। सबसे बड़ा मामला ये है। और अब आप देखिए कि वो पूरी तहजीब, इसके बारे में अकबर इलाहाबादी ने पूरी एक नज्म और बहुत सारी चीज़ें बताइए। अकबर इलाहाबादी का वो शेर मुझे याद आ रहा है कि लिखा पढ़ना पड़ा है टाइप का, लिखा पढ़ना पड़ा है टाइप का, पानी पीना पड़ा है पाइप का। अबे टाइप पाइप से क्या दिक्कत थी उनको? वो जानते थे कि जो है इससे क्या होने वाला है और इससे क्या होगा। हालांकि अब एक बात और बता दूं मैं आपको, वो बाकायदा अंग्रेजी जबान उन्होंने पढ़ी थी अकबर इलाहाबादी ने, और ऐसा नहीं था, इलाहाबाद कोर्ट में सेशन जज थे। तो उन्होंने जो है, अब वो कह रहे हैं कि लिखा पढ़ना पड़ा है टाइप का, पानी पीना पड़ा है पाइप का। जाहिर है वो तहजीब जबान सब खत्म हो रही थी। अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ कि एहसास कमतरी और बर्तरी का क्या मामला होता है। उर्दू वाले, जबकि आप देखिएगा कन्नड़ तमिल इन जबानों से कहीं ज्यादा बोलने वाले हैं, उर्दू हिंदी वाले हैं बोलने वाले, उनकी तादाद अच्छी खासी है इस्तेमाल करने वाले। लेकिन अब जब आप देखोगे, एक अभी ब्रांड है दूध का नंदनी, यही जब आप जो है साउथ में गया तो स्टालिन जो है, जो तमिलनाडु के सीएम है, उन्होंने जब नंदनी ब्रांड वहां पे चलता था, यहां से जब अमूल ब्रांड गया तो उसने हिंदी में दूध लिख दिया। तो उन्होंने कहा नहीं भी, जो तमिल में बोला जाता है वो वही लिखा जाना चाहिए। सिर्फ इस बात पे वहां के बाकायदा चीफ मिनिस्टर जो है मैदान में उतर आए कि हम ये चलने नहीं देंगे। लोगों ने कहा क्या बात, कहा मामला ये है कि आज हमारे बच्चे दूध कहना सीख जाएंगे, अपने जबान का धीरे 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 ये खत्म हो जाएगा मामला, अपने ये लफ्ज खत्म हो जाएगा। हमारे यहाँ ये एहसास नहीं है। वो जो है इकबाल का ना कि बाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज्यादा जाता रहा। मामला ये नहीं कि हमने जो कुछ खोया वो खोया है, हमें ये एहसास भी नहीं है कि हमने क्या खोया है, और यही चीज हमें एहसास कमतरी में मुब्तला करती है। मैं कहता रहा हूँ क्या चीज है जो उर्दू में नहीं। 100-200 साल पहले पीछे जाते हैं तो इकबाल हुए, गालिब हुए, मीर तकी मीर हुए, शिबली नोमानी हुए, इन लोगों को जो शोहरत मिली है ये उर्दू ही की वजह से मिली है। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि एहसास कमतरी एक तो है ही, लेकिन क्या ऐसी वजूहात हैं जो आज लोगों को उस लेवल पर नहीं ले जा पाते हैं जो गालिब, मीर तकी मीर, शिबली नोमानी, सर सैयद वगैरह को लेकर गई थी? देखिए, अब आपने जो जिन शख्सियात की बातें की, चाहे गालिब हैं, इकबाल हैं, शिबली हैं, असल मामला ये है कि उनको एक टाइम पीरियड है उसने बनाया है। जाहिर है अब गालिब भी आ जाएं या इकबाल भी आ जाएं तो वो ज़बान में या उस तरीके की बातें नहीं करेंगे, वो आज की ज़बान में आज की तरह की बातें करेंगे। और इसी तरीके से किसी का भी, शिबली का भी मामला है, कोई भी, वो जिस मोड़ पे थे, असल है तारीख की उस मोड़ ने उन्हें वैसा बनाया। बात और कहता हूँ कि अगर गालिब भी इस दौर में होते तो वही ज़बान इस्तेमाल करते जो क्या नाम है, अहमद फराज ने अपनी शायरी में इस्तेमाल की। सैफ साहब, मैं चाहूँगा कि उर्दू ज़ुबान से मूव करते हुए अब थोड़ा मदारिस और टेक्नोलॉजी के सिलसिले में कुछ बातें मैं आपसे पूछूं। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले कि आप ये बताएं कि मदारिस में जो तलबा हैं अक्सर वो टेक्नोलॉजी से दूर हैं, तो टेक्नोलॉजी से जो दूर हैं उसका समाज पर या उन पर क्या असरात मुरतब होते हैं, क्या नुकसानात होते हैं? असल में देखिए, इस सवाल के मुख्तलिफ पहलू हैं। जैसे कि एक तो मदारिस के तलबा और टेक्नोलॉजी से दूर, ये मेन बात है कि इससे क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप बजाते खुद दूर हैं या आपको दूर किया गया है, दोनों में बातें अलग अलग हो सकती हैं। अगर आप खुद दूर हैं तो एक आपका अख्तियारी मामला है, लेकिन अगर आपको दूर किया गया है और आप चाहते हैं उसमें जाना,
तो फिर आपको हदफ तय करना होगा। पहली चीज़ तो ये, जैसे मान लिया जाए हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें होती हैं, सिर्फ ये मदारिस का मामला नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में अभी जो है स्कूल के बच्चों पे और कई ममालिक में सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया गया कि वो नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब जाहिर है इतने डेवलप्ड कंट्रीज़ में, जो जाहिर है इतने अपने आप को बहुत डेवलप दिखाते हैं, तरक्की याफ्ता दिखाते हैं, लेकिन जाहिर है कोई चीज़ है जिसकी वजह से, देखिए हमेशा मदारिस जो रोकते हैं उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि जब आप हमारे यहाँ आए हैं तो आपको हमारी शर्तों पे रहना होगा, इसलिए वो ये करते हैं। तो मैं उसमें ये नहीं कहूँगा कि वो गलत करते हैं या सही करते हैं, लेकिन जाहिर है ये इस दौर का लाजमी हिस्सा है टेक्नोलॉजी। अगर आप उससे दूर रहते हैं तो बहुत सारे जो है जो मरकजी धारे हैं उससे दूर हो जाते हैं। इसमें होना ये चाहिए कि कुछ ऐसे तरीके अपनाए जाएं, चाहे मदारिस अगर उनको फुल्ली इजाज़त नहीं दे रहे हैं तो कुछ इस तरीके से अपने यहाँ जैसे किया जाता है। जैसे बहुत सारे मदारिस ने ये किया, जैसे पहले कंप्यूटर वगैरह मोबाइल वगैरह की बात थी, तो फिर ये है कि जैसे छोटे मोबाइल की इजाज़त दी बच्चों के लिए, फिर कंप्यूटर वगैरह खुद सिखाने लगे। तो इस तरीके के टेक्नोलॉजी के हवाले से भी कुछ चीज़ें की जा सकती हैं कि ताकि वो बच्चों का ऐसा ना रहे कि बिल्कुल नाबलद हो जाए। अब मैं आपको बताऊं कि जो है टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया या और भी चीज़ें मीडिया के हवाले से, अभी टिकटॉक के जो फाउंडर हैं वो खुद कोई मल्टीमीडिया फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते, हालांकि सारी दुनिया को थमा दिया कि आप इस्तेमाल कीजिए। देखिए बात असल है कि आप इस्तेमाल क्यों करना चाहते हैं या आपकी वो हदफ में शामिल है कि नहीं, यही असल सारा मुद्दा है इसमें। अगर हदफ में शामिल है तो ठीक है, और अगर हदफ में शामिल नहीं है तो कोई मसला नहीं है। सैफ साहब, जैसे कि टेक्नोलॉजी के जहाँ बहुत से फ़वाइद हैं तो नुकसानात भी हैं, तो नुकसानात से बचते हुए स्टूडेंट्स वगैरह जो हैं उससे सही फ़ायदा कैसे उठाएं? देखिए जब तक ये शऊर आता है इंसान, उसकी आधी उम्र गुजर जाती है, और इसका कोई तरीका नहीं है सिवाय तरबियत के। इतनी तरबियत हो जाए कि आपको अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल आ जाए, और वो आने में कम से कम 30-35 साल तो गुजर जाते हैं, तो ज़िंदगी का जो अच्छा हिस्सा है वो ख़राब हो जाता है। इसलिए हाँ, यही हो सकता है कि एक निगरानी में जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो बुनियादी सीखने की चीज़ें हैं, कुछ प्रोग्रामिंग है, कुछ और चीज़ें हैं, वो सब बच्चों को सिखाया जाए। इससे बेहतर तरीका और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि मान लिया जाए अभी अब आज के दौर में ये जितना फ़ायदेमंद है टेक्नोलॉजी, उतने नुकसान भी है। सबसे पहली चीज़ तो, अब मैं जाहिर है उस टेक्नोलॉजी ये जो है एआई वगैरह उसी का एक हिस्सा है। अब आप देखिए कि एआई से किसी भी आई जो है उससे प्लेटफॉर्म से जब आप पूछिएगा कि आपके मेजर नुकसानात क्या हैं, बड़े नुकसानात, आप सवाल करके देखिए तो वो सबसे पहले कहेगा कि इंसान की जो है सोचने समझने की कुव्वत ख़त्म हो जाएगी हमारे ज़्यादा इस्तेमाल से। अब बताइए किसी भी इंसान के लिए इससे बड़ी जो है खराबी क्या हो सकती है? क्रिएटिव जो है थिंकिंग खत्म हो जाएगी, क्रिटिकल थिंकिंग खत्म हो जाएगी। तो आजकल बहुत चलता है, बजाय खुद लिखने के आदमी चैट जीपीटी से लिखवा लेता है, या इसी तरीके से जो है ट्रांसलेट करने के बजाय उसे ट्रांसलेशन कर। आपके पास कैसे इंशा की सलाहियत आएगी? आपके पास कैसे जो है तर्जुमे की सलाहियत आएगी? आप मजमून निगारी कैसे करेंगे? आप जो है तख्लीककार कैसे बनेंगे जब आप गज़लें या नज़में या कुछ भी जो है आप जो है चैट जीपीटी से लिखवा लेंगे या इम्तिहानात का सहारा उससे लें, तो आप सोचेंगे कब? तो इसलिए जो है इस हवाले से देखें तो ये बहुत नुकसानदेह है। अगर तरक्की याफ्ता ममालिक ने अपने स्कूलों में इस पर पाबंदी लगाई है तो इसका मतलब है कि ये नुकसानदेह बहुत ज़्यादा है, वरना जो इस चीज़ को फ़रोग़ दे रहे हैं सारी दुनिया में, वो अपने यहाँ क्यों पाबंदी लगा रहे हैं? साहब, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो दीनी उलूम हैं ये अपने अंदर वैसे ही समंदर की गहराई रखती है और बहुत वसी इल्म है, तो इसके साथ साइंसी उलूम को और समाजी उलूम को ऐड करना, साथ साथ लेकर चलना क्या मुमकिन है? देखिए पहली बात तो आप देखिए मनहज सलफ़ के हवाले से अगर बात करें तो अब आप देखिएगा सलफ़ के यहाँ या किसी के यहाँ भी आप इसका तसव्वुर ही नहीं देखेंगे कि मजहबी तालीम या जो है गैर मजहबी तालीम। हमारे यहाँ तो तसव्वुर है इल्म नाफ़े का, जो इल्म नफ़ा बख्श है। अब जाहिर है उसकी तारीफ़ अलग है, लेकिन जो इल्म नफ़ा बख्श है वही हमारे लिए है, इल्म है। अब वो चाहे आप दुनियावी इल्म भी या दीनी इल्म जिसे आप कहते हैं, दीनी इल्म भी अगर नफ़ा बख्श नहीं है तो हमारे यहाँ उसका कोई तसव्वुर है नहीं। हम उस इल्म को इल्म नहीं मानते। इल्म असल वही है जो नफ़ा बख्श हो। अब
अब आप सोचिए कि अगर सारा मामला ये है कि दीन का नमाज रोजे का या हज ज़कात का, जिसको आप दीन तस्वुर करते हैं, हालांकि दीन का बहुत बड़ा तस्वुर है, लेकिन आप जिसको भी दीन तस्वुर करते हैं, अगर सिर्फ इल्म वहीं तक महदूद है, दुनियावी इल्म या दीनी इल्म वहीं तक अगर महदूद है, तो कुरान अफला तदब्बरून क्यों कहता है? अफला तदब्बरून क्यों कहता है? भाई चांद और सूरज की बात क्यों करता है? युलिजुल लैल फिन नहार व युलिजुन नहार फिल लैल, ये क्यों बातें करता है? भाई सुबह शाम की सबकी बातें करता है? या जुल्करनैन का वाकया क्यों बताता है कि मशरिक से मगरिब की तरफ गए थे? ये ज्योग्राफी का सिलेबस है कि नहीं है? ये तारीख का हिस्सा है कि नहीं है कि भाई मूसा अलैहिस्सलाम का कब थे, ईसा अलैहिस्सलाम कब थे, या जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम, ये जितनी भी ये कुर्बानी का ये तारीख का हिस्सा नहीं है कि ये कब कब के लोग हुए, क्या हुआ, इनका तारीखी से नसब क्या है, ये सब क्या है? ये तारीख का हिस्सा। ऐसे बहुत सी चीजें आपको जुड़ जाएंगी। और जो मरजल बहरैनी अल्तकियान वाली दो दरियाओं को मिला दिया, साइंस का हिस्सा है। तो ऐसा नहीं है, इल्म नाफे जो है सो है, वही इल्म है। इसका मतलब ये हुआ कि दीनी उलूम और दुनियावी उलूम ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। कुछ नहीं, यही सबसे ज्यादा जो नुकसान हमारे यहाँ हुआ है। और जो ये कहते हैं ना मदारिस और इस, अब आप बताइए कि जब जिस वक्त मुसलमान सबसे ज्यादा तरक्की पर थे, अल-बरूनी वगैरह कैसे पैदा हो गए, इब्नुल हैसम वगैरह कैसे पैदा हो गए? अगर उनके यहाँ भी ये तस्वुर होता कि ये दीनी इल्म है, दुनियावी इल्म है, तो कोई क्यों पढ़ता? वो कोई क्यों पढ़ता बताइए? लेकिन उनके यहाँ तस्वुर यही था, इल्म नाफे का, इसलिए सबने पढ़ा। और बैतुल हिकमा में आपको बताऊं, यूनान में जो ईसाइयों ने सारी किताबें बंद कर दी थी, ये कह करके जो है कि ये गैर मजहबी किताबें हैं, उसको सब ने जो है बैतुल हिकमा में मंगा के तराजिम कराए। हिंदुस्तान से कलीला दिन्ना बना के तराजिम कराई गई है भाई। भाई उसमें क्या है? कलीला दिन्ना जाहिर है फलसफे की किताब है, और वो पूरी कहानी, उसमें एक फलसफा है जिंदगी का, उसको मंगा के तर्जुमा कराने। अच्छा, उससे पहले पंचतंत्र को जानता कौन था? लेकिन अरबी से तर्जुमा हो पूरी दुनिया में फैली। तो इल्म का जो तस्वुर हमारे यहाँ था वो इल्म नाफे का था, और ये जो तकसीम है ये बिला सबब बकवास है। तो सैफ साहब, आज का हमारा पॉडकास्ट यहीं पर ख़त्म होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया और हमें बुलाया, मौका दिया। इसके लिए आपका और आपकी पूरी टीम का, जो लगातार मेहनत कर रही है मुसलसल, और मेरी दुआ है और बल्कि मेरी तमन्ना है, ख्वाहिशात हैं कि आप इसी तरीके से करते रहें, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहें और कौम को, मुल्क को कुछ नया देते। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे इस पहले पॉडकास्ट के ज़रिए आप ज़रूर मुस्तफ़ीद हुए होंगे। और मैं सैफ अज़हर साहब का फिर से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने रहबर स्टूडियो के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। नाजरीन, अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगली मुलाकात किसी और मौजू पर एक नई शख्सियत के साथ होगी इंशाअल्लाह।